आज मैं आपको लेसन टू दादी माँ समझा रही हूँ और मैं ये इसका आपको सारांश समझा रही हूँ और आप इसको घर में अच्छी तरह रीड करना। ओके। कमजोरी है अपनी और सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई बीचों गर्मी बरसात बसंत देखने के बाद भी मेरा मन प्राय दुखी रहता था, यानी अनमना रहना, दुखी रहना। और मेरे बारे में जो सोचते हैं, जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं और मुझे खुश करने के लिए मुझे मेरी छुट्टियों की सूचना देते हैं, खबर देते हैं और पीठ पीछे वे क्या कहते हैं, मेरी मजाक बनाते हैं और घर वालों को कहकर के मेरी मजाक बनाते हैं। तो लेखक कह रहा है कि मुझे लगता है अब कुंवार का महीना आ गया है। कुंवार के महीने में क्या होता है, गांव के चारों तरफ पानी भर जाता है और जब बाढ़ आती है तो उसमें जो है मरे हुए जानवर, प्याज, घेवर, अजली, घासें सब बहकर आ रही है और चारों ओर दुर्गंध हो गई है। और गर्मी में वो सब सड़ गए हैं। जब सूरज की बरसात के बाद जब गर्मी होती है, सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो जो बाढ़ में जो चीज़ बहकर आती है वे सब गल जाती हैं और उससे बदबू हो जाती है। और चारों तरफ जब रास्ते में कीचड़ हो जाता है और चारों तरफ झाग वाला पानी, गंदा पानी, क्योंकि बदबूदार पानी होता है तो चारों तरफ वो झाग वाला और बदबूदार पानी होता है। और फिर आषाढ़ का महीना आ जाता है तो उसमें नींबू, चिवड़ा, गुड़ नहीं मिले। आषाढ़ के महीने में ये सब मिलना बहुत ज़रूरी है। गुड़, चना और जो है चिवड़ा। चैत के महीने में लाई के साथ पट्टी न मिले। चैत के महीने में अगर पट्टी ना मिले बड़ी अफसोस की बात है। और कुंवार के दिनों में गंधपूर्ण जहाँ पड़े पानी में कूदना और वहाँ पर नहाना न तो सबको बुरा लगता था मगर मुझे अच्छा लगता था। और मैं इतना हुर्रंग यानी इतनी आफत मचाता था कि दिन भर उस पानी में कूदता ही रहता था और नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की सी बीमारी मुझे, लेखक कहते हैं कि हल्की सी बीमारी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और दिन भर थोड़ा सा ज्वर, सिर में दर्द, देखो थोड़ा सा ज्वर यानी बुखार, सिर में दर्द होना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते थे। दिन भर नींबू और साबुन। लेकिन इस बार ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो जब मुझे बुखार चढ़ा, लेखक कह रहे हैं जब मुझे बुखार चढ़ा तो उस वक्त उस टाइम ये सब चीज़ें नहीं थी और मैं रजाई पर रजाई ओढ़े पड़ा रहा और रात के 12 बजने के बाद दिन भर चादर लपेटे सोता रहा। तभी दादी माँ आई नहा धोकर और दादी माँ ने झाग वाले जल में दुबले पतले वो झाग वाले जल में नहा के आई और वो बहुत पतली दुबली हैं। उन्होंने सफ़ेद साड़ी पहन रखी है किनारीदार और उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद है, जैसे सन होता है, सन एक बाण होता है वो सफ़ेद होता है। दादी माँ के बाल बिल्कुल ऐसे ही हैं और उनमें जो है ठंडा पानी टपक रहा है। आते ही उन्होंने क्या करा, मेरे सर को छुआ और पेट को छुआ। आंचल में से उन्होंने गांठ खोली और मतलब उनकी अंदर इतनी शक्ति थी कि एक जो है अदृश्य, जिस चबूतरे को हम देख नहीं सकते थे, उस चबूतरे में से मिट्टी लाई और उन्होंने वह मेरे मुंह में डाली, माथे पर लगाई और मेरी चारपाई के पास बैठी हुई पंखा झोलती रही और हाथ पैर सहलाती रही। सर पे दालचीनी का लेप, क्योंकि जब बुखार आ जाता था मुझे तो मेरी दादी माँ मेरी बड़ी सेवा करती थी और उन्होंने मेरे सर पर दालचीनी का लेप किया और ज्वर का अनुमान लगाया कि बुखार कैसे हो रहा है। पीपल की छाल में छौंक लगाकर उस पानी से मुझे नहलाया और खिचड़ी
मूंग की दाल की खिचड़ी खाने को दी और घर में पूरा तूफान मचा दिया कि घर वालों से पूछती कि खिचड़ी बन गई या नहीं बनी। दादी माँ गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों का नाम दादी माँ जानती थी और पूरे गांव में घूमती थी। जिस किसी को बुखार होता था उसका माथा देखती, पेट छूती और भूत से लेकर मलेरिया, सेरेसाम, निमोनिया तक के सब अनुमान लगा देती थी दादी माँ। और महामारी विषु चुका यानी हैजा, उसके दिनों में तो सवेरे उठकर जाती और दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता तो ऐसे ही जो है गूगल और मिश्रित गुड़ चटा देती थी। सफाई का विशेष ध्यान रखती थी कि गिलास पतले में होने चाहिए, रजाई मजबूती होनी चाहिए। और मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो है जो महाराज खाना बनाते हैं वो ला करके खिचड़ी रख देते हैं और डॉक्टर आता है, नाड़ी देखता है और कुनैन की दवाई दे देता है, मिक्सर, और उससे ही हमारा बुखार भाग जाता है। एक बार की बात है, एक बार किशन भैया की शादी थी तो दादी माँ बड़े उत्साह में थी। दादी माँ ने बहुत पैसा खर्च किया किशन भैया की शादी में और वहीं पर जो है मैं बारात में नहीं गया था और मैं एक रजाई ओढ़ करके पड़ गया। वहाँ पर जो है स्त्रियाँ शाम कर रही थी और वे जो है शादी से लेकर के और शादी के बाद तक का सब वो शाम कर रही थी और दादी माँ ने मुझे एक कोने में रजाई ओढ़कर पड़ा दिया। जब सारा शाम होने लगा मैंने सोचा अगर मेरी हंसी आ गई तो सारा भांडा फूट जाएगा, मगर जब भाभी ने शांत दिखाया तो मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका और मैं जो है ठहाका मारकर हंस पड़ा। दादी माँ ने तो मुझे चुपचाप बिठाया था और मैं भाभी का शान सुन करके हंस पड़ा और भाभी आई उधर से, वो मुझे मारने के लिए उतारू हो गई कि दादी माँ ये क्या। उन्होंने मेरी चादर खींची और मुझे कहने लगी तेरी आंखों में कुछ शर्म है या नहीं है जो तू यहाँ पर हमारा शान देखने के लिए पड़ गया। मगर दादी माँ ने रोक लिया। दादी माँ बिगड़ पड़ी, कह रही बच्चा है कोई बात नहीं, शान ही तो देखा है कुछ और थोड़ा ना। और मैं दादी माँ के पास जाकर के खड़ा हो गया। फिर उसके बाद रानी की चाची दादी माँ जो है सही की औरत भी थी। एक बार मैंने एक घटना देखी कि रानी की चाची जो है ने दादी माँ से पैसे उधार लिए, ब्याज पर लिए और उन्होंने दादी माँ को पैसे नहीं लौटाए। रानी की चाची आई तो दादी माँ से पैसे मांगने आई थी। दादी माँ ने कहा तुझे कुछ शर्म है या नहीं है, पहले पैसे तो लौटाए नहीं और मांगने के लिए चली आई। जा, कभी कहती है अगली फसल पर दूंगी, कभी कहती है फिर दूंगी। मालकिन कहकर पीछे पड़ी रहती है। रानी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से दादी माँ का आंचल पकड़ती है और पैरों में झुक जाती है कि मालकिन बिटिया की शादी है, कुछ तो दया करो, नहीं तो। दादी माँ कहती है हट, यहाँ से हट जा, मैं नहा के आती हूँ। दादी माँ ने जो है नहा धोकर के आई और मैंने इस लेखक कह रहा है मैंने छिप कर के दादी माँ का सब ये प्रसंग देखा। अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहती है। फिर मैंने कहा दादी माँ ये तो करीब है, आप इसे क्यों इतना डांट रही हो, दे देगी जब इसके पास होगा। समझाने की कोशिश की मगर दादी माँ ने मुझे कहा तू बहुत समझदार है जो मुझे समझाने के लिए आ गया। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए। मैं जब
गया। मैं एक दिन रास्ते में जा रहा था तो रानी की चाची मुझे मिली और कहने लगी दूधो नाओ तो बोलो का आशीर्वाद दिया। मैंने पूछा क्या बात चाची, उस दिन तो तुम बहुत दुखी हो रही थी और आज बहुत आशीर्वाद दे रही हो। तो दादी माँ ने तो रानी की चाची ने कहा मैं ऋण से उऋण हो गई कि मेरे पास जो दादी माँ का पैसा था दादी माँ ने वो सारा मेरा पिछला कर्ज माफ़ कर दिया और मुझे ऊपर से बेटी की शादी के लिए 10 रुपये और दिए। कहा कि अगर जो है थोड़ी बहुत पैसों के कारण बेटी की शादी में कोई कमी आ गई और ससुराल वालों के सामने झुकना ना पड़े, जग हंसाई ना हो, और मुझे अपनी साड़ी के पल्ले में से दादी माँ ने 10 का नोट निकाल के दिया। दादी माँ सही मुझे औरत भी थी, वह दूसरों पर दया भी करती थी। और रानी की चाची ने कहा जो कर्ज देता है वो डांटता तो है ही, और बड़ों के आशीर्वाद में तो बहुत वो होता है, बहुत ताकत होती है। और मैं इस तर्क को सुन करके हंसता हुआ आगे आ गया। फिर किशन भैया की शादी में दादी माँ ने इतना खर्च किया, बहुत ज़्यादा। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें आती थी, गाती थी, अभिनय करती थी। शादी हो गई, किशन भैया की शादी हो गई, भाभी से मेरी हाथापाई हुई और उसके बाद देवू की माँ ने चादर खींची और मुझे मारना शुरू कर दिया। दादी माँ ने मुझे जो है उनसे छुड़ाया। उसके बाद पिताजी के श्राद्ध पर पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध पर बहुत पैसा खर्च किया और उन्होंने आगा पीछा कुछ नहीं देखा। फिर घर की स्थिति बहुत खराब हो गई तो फिर दादी माँ जो है उदास हो गई, क्योंकि जिसके पास बहुत पैसा होता है और लास्ट में पैसे नहीं रहते तो उसकी कैसी हालत हो जाती है। दादी माँ उदास होकर के एक नहा धोकर के आकर के एक संदूक पर बैठ गई, भगवान के सामने दीपक जलाया और पूजा करने लगी। मैंने दादी माँ की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे। उस दिन मैंने दादी माँ की आंखों में आंसू देखे और मैं भी वहाँ बैठ गया। दादी माँ ने जब मैं अपनी आंखें खोली तो मुझे कहा तू यहाँ पर क्यों बैठा है, क्या कर रहा है। मैंने कहा दादी माँ मैंने आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखे, क्या बात है। दादी माँ ने कहा कुछ नहीं, जब तुझे भूख लगी होगी तो रसोई में फिर खाना देती हूँ। उसके बाद दादी माँ मुस्कुरा करके मुझे जो है खाना देती है और चारपाई पर बैठे पिताजी जो है चारपाई पर बैठे हैं और बहुत उदास बैठे हैं। कह रहे कि इतना कर्ज हो गया कि अब चुकाना बहुत मुश्किल हो गया, और पिताजी की रोने जैसी शक्ल हो रही थी। दादी माँ ने पिताजी का माथा सहलाते हुए कहा कि बेटा चिंता मत करो। दादी माँ ने अपना संदूक खोला और उसमें से चमकता हुआ एक कंगन लेकर आई तो पिताजी से कहने लगी बेटा यह कंगन तुम्हारे दादाजी ने दिया था मुझे। और ये कहते हुए दादी माँ का गला भराया और कहा बेटा ये बड़े आपने जो है ऐसे टाइम के लिए जब मनुष्य पर आदमी पर जब मुसीबत पड़ती है तो ऐसे समय पर काम आ जाता है, ले तो इसको ले और अपना काम करो। आंसू पोंछकर पुराने लोग आगा पीछा सब सोचते हैं। दादी माँ ने पिताजी के भी आंसू पोंछे और अपने भी आंसू पोंछे। कहा पुराने लोग जो है आगा पीछा देख करके सब कुछ करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि दादी माँ एक सापभ्रष्ट देवी माँ प्रतीत होती थी। धुंधली छाया विलीन हो गई और वह जो है दादी माँ ऐसा लगा जैसे धुंधले वो सफ़ेद साड़ी पहनकर चारों तरफ घूमती थी। आज वह धुंधली साड़ी छाया की तरह विलीन हो गई।
देखा कि काफ़ी दिन चढ़ाया, पास में खजूर के पेड़ पर उड़कर कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर खिड़की के पास खड़ा बैठा है। हाथ में अब भी किशन भैया के एक पत्र काँप रहा था। किशन भैया के हाथ में एक पत्र काँप रहा था और काली काली चींटियाँ सी जो कतारें थी चींटियों की वह घूम रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता था कि अब दादी माँ नहीं रही। सचमुच क्या दादी माँ इस दुनिया से चली गई? आप इस पाठ को पूरा पढ़ना, क्योंकि मैंने आपको इसका सारांश समझाया है। पाठ नहीं पढ़ाया, सारांश समझाया है, आपकी समझ में आ गया होगा। आप घर में बैठकर इस पाठ को पढ़ना। कल मैं आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर कराऊंगा। ओके।